हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम यशवर्धन तनगोरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप ऐसे किसी भी हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फटाफट से आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिए भैया, तो देखिए जैसा कि आपको पता है हम लोग आपकी कम्प्लेक्स एनालिसिस चला रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन समझा दिया था। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चंस लगाकर देख चुके हैं कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखो भैया, आज के इस लेक्चर में जो बचे कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे ना, आज के इस लेक्चर में वो कवर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के आज की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो देखिए भैया, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो बचे कुछ आपके एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस रह गए थे ना, वो आज की इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए छोटा सा मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक बार फिर दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ कि वास्तविकता में जो एनालिटिक फंक्शन है वो क्या होता है। देखिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने में और ज़्यादा क्लियरिटी तब आएगी जब आप कंसेप्ट को बार बार पढ़ेंगे, और जब कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकली विजुलाइज हो जाएगा तब आपको क्वेश्चन और अच्छे से करने आएंगे, जब आप समझ जाओगे कि हम वास्तविकता में क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, तो देखो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए हम सभी जानते हैं पहली कंडीशन होती है भैया, वो सी आर इक्वेशन को होल्ड होना चाहिए, है ना। सी आर इक्वेशन, ठीक, सभी बच्चे जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो देखिए एनालिटिक फंक्शन होने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन होती है भैया वो होती है आपकी सी आर इक्वेशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन भैया होती है आपकी सफिशिएंट कंडीशन, जिसको मैं बोलता हूँ वो होती है आपकी कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ से इस लाइन को थोड़ा और क्लियर करते हैं, है ना। ये चीज़ क्या है कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, ये चीज़ वास्तविकता में है क्या। ठीक है, देखो सी आर इक्वेशन तो हम सभी जानते हैं दो तरह से होती है। एक तो आपकी कैसी होती है, कार्टेशियन फॉर्मेट में, एक होती है आपकी पोलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी फंक्शन को हमें एनालिटिक दिखाना है कि अगर ये फंक्शन एनालिटिक है, तो उसकी पहली जो कंडीशन है स्टूडेंट्स को बोलते हैं हम नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन जिसमें होती है आपकी सी आर इक्वेशन। ठीक है, आपकी सी आर इक्वेशन होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो कंडीशन है बेटा वो है कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो सी आर इक्वेशन के जो पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे वो आपकी कंटीन्यूअस होने चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो एकदम डन रहते हैं ना, सी आर इक्वेशन तो हाल सेटिस्फाई हो जाती है 2 मिनट में। स्टूडेंट्स को बेटा जो कन्फ्यूजन होती है वो यहाँ पे होती है कि कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव में ये हम इस चीज़ को कैसे चेक करेंगे। वेरी सिंपल, देखिए बिल्कुल आपके लिए मैं एक एक तरह से ये समझना कि बिल्कुल निचोड़ लेकर के आया हूँ। ठीक है, बड़े प्यार से समझेंगे। देखो कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि भाई हमने कोई क्वेश्चन लगाया है ना, उसमें हमने सीआर क्वेश्चन लगा दी, तो उसमें कुछ पार्शियल डेरिवेटिव आए आपके कार्टेशियन फॉर्मेट के, कुछ स्टेप के होते हैं जो सीआर क्वेश्चन इसमें होल्ड होती है। उसमें आएगा आपका डेल ई ओवर डेल एक्स आएगा, आपका डेल वी ओवर डेल एक्स आएगा, डेल ई ओवर डेल वाई आएगा, और आपका डेल वी ओवर डेल एक्स आएगा। ठीक है, तो आपके सीआर क्वेश्चन के कुछ इस तरह से आपको पार्शियल डेरिवेटिव मिलेंगे। अब हम कैसे चेक करेंगे कि इसकी सफिशिएंट कंडीशन में कि ये कंटीन्यूअस है या नहीं है। जब कंटीन्यूअस होंगे तो हम कह देते हैं भैया इनकी वैल्यू जो क्या है वो यूनिक होगी। कैसी होगी, यूनिक होगी। अब जाई बात पर थोड़ा सा डीपली और लेकर के जा रहा हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक, अब भैया यूनिक होगी। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा और डीपली ले जा करके कुछ लाइन कहने वाला हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा, हमेशा याद रखिए भैया क्या, कि आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव आया है उसमें कोई ऐसा पॉइंट ना हो जिस पर वो पार्शियल डेरिवेटिव इनफाइनाइट हो जाए। मेरी बात पर गौर करना, आई रिपीट, मैं क्या कह रहा हूं, हम किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव को कंटीन्यूअस कब मानेंगे, जब पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट ना आ जाए। कैसा मानेंगे, इनफाइनाइट ना आ जाए। अगर बाई चांस किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट आ भी जाता है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि उस पॉइंट पे भैया जो आपकी सेकंड कंडीशन है कंटीन्यूअस वाली वो फेल हो जाएगी, और उस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वो आपका एनालिटिक नहीं होगा। और जिस फंक्शन पर पॉइंट जिस पॉइंट पर भैया आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, सिंगुलर पॉइंट। क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, दोबारा समझो, आई रिपीट, ये चीज बहुत गहराई वाली है। आपके जो पार्शियल डेरिवेटिव निकल करके आए, ठीक है, अगर आपके पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिट वैल्यू नहीं दे रहा है तभी हम उसको कंटिन्यूस मानेंगे, तभी हम कह सकेंगे कि उसकी यूनिक वैल्यू आएगी, अदरवाइज हम नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते हैं, अब आइए उस पर विचार करते हैं। ठीक है, मान लीजिए भैया किसी पॉइंट आपका कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव आया, आपका किसी पॉइंट पर वो इन्फिनिटी हो गया। अब इन्फिनिटी हो गया तो भैया इसके अंदर हमें क्या मालूम कितनी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू आएंगी, तो उसकी वैल्यू यूनिक कहाँ रही, अब आप मुझे बताओ। अब पता चल गया। अब आप मुझसे खुद कहोगे भैया अगर किसी चीज़ की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो क्या हम कुछ परफेक्ट कह सकते हैं कि भैया इसकी वैल्यू यही होगी। अगर मान लो मैं एक कह सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या, अरे कुछ भी हो सकती है यार, इन्फिनिटी का मतलब है कुछ भी, हमें नहीं मालूम है, इनडिफाइन।
अनडिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत है, बहुत कुछ हो सकता है, अनंत है इसकी वैल्यू। तो भैया ऐसी कंडीशन में हम इस पॉइंट को कंटिन्यूस नहीं मानेंगे। अगर कोई पॉइंट कंटिन्यूस नहीं होता है तो भैया आपका फंक्शन उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा, और वो पॉइंट भैया आपका क्या कहलाएगा? सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ? मजा आया? दोबारा समझो, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक तब होगा, कब होगा? पहली कंडीशन भैया वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दूसरी कंडीशन भैया उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस आए, और जब वो कंटिन्यूस आएंगे तो उनकी जो वैल्यूज आएगी वो कैसी आएगी? यूनिक आएगी। कैसी आएगी? यूनिक। तो सीआर इक्वेशन तो हर कोई सेटिस्फाई करा लेता है, यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होती है। तो आई होप मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर करने का 100% प्रयास किया। अगर फिर भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है भैया, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, उसका लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए भैया, मैं इस चीज को जो हमारी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिकली डेफिनेशन है उससे मैच करवाता हूँ। देखो हमारी डेफिनेशन है क्या? हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि मोटी भाषा मैंने आपको ये बताया था लेक्चर 1 में कि भैया कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर तब एनालिटिक माना जाएगा जब वो उसके आजू बाजू के पॉइंट पर भी कैसा होगा? एनालिटिक होगा। और एनालिटिक क्या होता है वास्तव में भैया? एनालिटिक मतलब होता है डिफरेंशिएबल। क्या होता है इसका मतलब? डिफरेंशिएबल। ठीक है। एनालिटिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल। यानी कि कोई फंक्शन है हमारा किसी पॉइंट पर, तभी हम उसको एनालिटिक कहेंगे भैया जब वो आसपास के सभी पॉइंट पर एनालिटिक होगा। अब आप मुझसे ये कहोगे कि भैया इस डेफिनेशन का और इस डेफिनेशन का और इस कंडीशन का आपस में कोई मेल नहीं है। अरे है यार, थोड़ा और जूम करके देखो जरा प्यार से। देखो, हम मान लीजिए किसी फंक्शन को एनालिटिक्स चेक करने वाले हैं, हम किसी फंक्शन को एनालिटिक चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सीआर इक्वेशन जो निकालेंगे उसमें देख रहे हो, ये डेल ई ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, ये चीज कहाँ है? समझ पाए? ये चीज कहाँ है? अरे भैया ये आजू बाजू की चीजें हैं, आजू बाजू की चीजें, समझ रहे हो? यही तो वो चीजें हैं आजू बाजू की। इसीलिए तो हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसके आजू बाजू के पॉइंट पर भी होगा, जो आजू बाजू के पॉइंट पर होगा वो ये चीज है। अब एनालिटिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल। और ये देखो डिफरेंशियल भी तो है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल एक्स। समझ गए? यानी कि आजू बाजू के पॉइंट पर भी वो चीज डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। अब डिफरेंशियल में और डीपली जाते हैं। डिफरेंशिएबल क्या होता है? डिफरेंशिएबल वो होता है भैया जिसका डिफरेंशियल किया जा सके। क्या होता है? जिसका डिफरेंशियल किया जा सके। अब ये डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल कुछ नहीं होता, कोई चीज कितना बदल गई, उस रेट को, किस रेट से वो चीज बदली है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल। तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतना समझ में रखो कि भैया अगर कोई फंक्शन में एनालिटिक शो कराना है, सबसे पहले कंडीशन में भैया सीआर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, और दूसरी कंडीशन है बेटा वो आपकी कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव आनी चाहिए। वो कैसे चेक करेंगे? जो आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, अब ये चेक करोगे किसी पॉइंट पर, क्या किसी पॉइंट पर पार्शियल डेरिवेटिव जो आ रहे हैं कहीं वो इन्फिनिट तो नहीं हो रहे हैं। अगर किसी पॉइंट पर इन्फिनिट हो जाते हैं तो उस पॉइंट पर भैया वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, वो पॉइंट आपका सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। बात क्लियर है? अब एक और बात बता दूं, ये चीज तो हो गई आपकी एक एनालिटिक के लिए। अगर कंटिन्यूस क्वेश्चन में पूछे वो कैसे करते हैं? कंटिन्यूस पूछे यानी कि किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताओ ये फंक्शन हमारा है वो कंटिन्यूस भी है और एनालिटिक भी है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस पूछा है और यहाँ पे एनालिटिक पूछा है। तो एनालिटिक फंक्शन में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी पूछता है कि नहीं सफिशिएंट कंडीशन में, और एक कंटिन्यूस यहाँ पे पूछ लिया, दो दो कंटिन्यूस हो गए, इनका क्या रट्टा है? क्वेश्चन देखोगे तब मालूम पड़ेगा। जिन लोगों ने किताब नहीं खरीदी है जल्दी से खरीद लें, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको देता रहता हूँ, आपसे वहाँ से पल्ले पड़ता रहेगा, ठीक है। अब देखो ये कंटिन्यूस का क्या मतलब है, ठीक है। इस कंटिन्यूस का क्या मतलब, देखो हमेशा याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में अलग से कोई कंटिन्यूस पूछ लेता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो u और v निकालोगे, आप लोग कंपैरिजन करा के u और v निकालोगे, वो आपके एल्जेब्रिक होने चाहिए। एल्जेब्रिक हो, कॉस साइन में हो, ठीक है। एल्जेब्रिक हो, कॉस साइन में हो, या उनके हाइपरबोलिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट u और v के वैल्यू देखकर डायरेक्ट कह देंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। हालांकि इस कंटिन्यूस से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, ये जो एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन में जो कंटिन्यूस पूछा जा रहा है, ये भैया पार्शियल डेरिवेटिव से हम संतुष्ट होते हैं, और ये जो कंटिन्यूस अलग से पूछा जा रहा है ये हम u और v से संतुष्ट होते हैं। ये चीज मत भूल जाना। और ये ध्यान रखना कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव ही हैं, ये u और v के ही पार्शियल डेरिवेटिव हैं। पल्ले पड़ी कहानी, पल्ले पड़ गया। अगर किसी क्वेश्चन में अलग से पूछता कि कंटिन्यूस बताइए, दिखाइए, तो हम हमेशा u और v को चेक करेंगे, क्या वो एल्जेब्रिक हैं, कॉस और साइन में हैं, या उनके हाइपरबोलिक हैं, या वो एक्सपोनेंशियल हैं। अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टली हम ये बात कह सकते हैं कि भैया जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस है।
अब दूसरी कंडीशन में हमसे पूछता है क्या वही फंक्शन एनालिटिक है, तो सबसे पहले यार क्वेश्चन पे दोबारा हमें इस एनालिटिक फंक्शन की जो सफिशिएंट कंडीशन है कंटिन्यूस वाली, वो दोबारा दिखानी पड़ेगी। ये नहीं सोचना आप कि यहाँ पे हमने दिखा दिया तो समझ लो यहाँ भी दिखा दिया, नहीं। यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि किसी पॉइंट पर वो इन्फिनिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बस काम खत्म। इतना कंसेप्ट याद रखो। अब यहाँ पे मैं आया तो आप लोग मुझसे कहोगे भैया ये एल्जेब्रिक क्या होता है, दोबारा समझ लो। एल्जेब्रिक एक्सपेंशन ऐसा एक्सपेंशन होता है भैया जो किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड ना आए, यानी कि उसमें कुछ भी रख दे हम, वो कैसे भी करके इन्फिनिट ना बने। एक एग्जांपल लेने पर रख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो आप मुझसे कहोगे भैया ये आपका कैसा है, ये आपका एल्जेब्रिक है, क्योंकि भैया किसी पॉइंट पर ये अनडिफाइंड नहीं होगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ भैया एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर क्या ये एल्जेब्रिक है, तो आप मुझसे कहोगे नहीं है ये भैया, क्यों, क्योंकि 0,0 पर ही भैया ये अनडिफाइंड आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा वो 0,0 पर एनालिटिक नहीं होगा। कहानी पल्ले पड़ी, कंसेप्ट समझे एक बार में, मजा आया कुछ। मैंने बखूबी प्रयास किया आपको इसका निचोड़ देने का। मैंने ये अभी इसलिए दिया क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में दे देता तो आपको दिक्कत आती समझने में। धीरे धीरे जैसे जैसे समझते जाओगे मैं आपको सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। पल्ले पड़ी कहानी। तो चलो प्यार से हम क्वेश्चंस लगाते हैं, तब और मजा आएगा और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और हाँ, एक चीज़ और रहेगी, है ना स्टूडेंट्स, पाथ। पाथ की क्या रट्टा होता है, ये पाथ हम कब लेते हैं, क्यों लेते हैं और काय को लेते हैं। ठीक है, देखो पाथ होता क्या है, देखिए गौर से समझना। कोई क्वेश्चन मान लो हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमसे कोई क्वेश्चन किताब वाला ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन मान लो उसने कोई दिया होगा वो भैया z टेंड्स टू 0 पर वो 0 आ रहा है। फीलिंग करना, अभी प्रॉपर फीलिंग क्वेश्चन करते टाइम पे आएगी, अभी हम लोग मोटे अंदाज में बता रहा हूँ। अब पाथ का क्या रट्टा वो समझ लो। अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ हमें z टेंड्स टू 0 पर ये चीज़ 0 आ रही है, तो क्या हम में इतनी कुव्वत है, हम में इतनी क्षमता है कि हम z टेंड्स टू 0 पर उसकी 0 ना होकर के कोई और वैल्यू ले आए। बस ये होता है पाथ। दोबारा समझो, क्वेश्चन में हमें दिया है कि z टेंड्स टू 0 पर भैया ये फंक्शन है भैया 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला हमसे खुद पूछेगा भैया क्या आपके पास ऐसी कोई युक्ति है जिससे ये जो फंक्शन z टेंड्स टू 0 पर 0 आ रहा है वो 0 ना होकर के कुछ और आ जाए। तो बस कुछ और आ जाए, इसी के लिए हम जुगाड़ लगाते हैं, उसी को बोलते हैं पाथ। देखो कहानी पल्ले पड़ गई, उसी को क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, ठीक है। ये चीज कैसे करते हैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा कैसे होती है। दूसरी चीज, इस पाथ का यूज होता है भैया डिफरेंशिएबल दिखाने में। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भैया दिखाइए कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इसका एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, देखिए क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस 0 अपॉन जेड, ठीक है। हम क्या करते हैं क्वेश्चन में ये सारी चीजें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंशिएबल कब होता है वो चीज समझ लो दोबारा से। देखो मैं बता चुका हूँ वैसे भी, लेकिन दोबारा समझ लो क्योंकि पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। अब देखो डिफरेंशिएबल कब होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे दिया गया, आपने यहाँ पे सारी चीजें डाल दी, ठीक है, डाल दी, अच्छी बात है। अब भैया जो लिमिट z टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब समझ रहे हो, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हो जाएगा भैया लिमिट आपकी जो क्या है वो x, y टेंड्स टू 0,0 है, तब ये फॉर्मूला लगेगा एफ जेड माइनस का 0 अपॉन जेड। पल्ले पड़ी कहानी। तो भैया अगर क्वेश्चन में चलते चलते एक्स और वाई की तो लिमिट लग रही है, गौर से समझो यहाँ पे भैया, फीलिंग करो, एक्स और वाई की तो लिमिट लग रही है। अगर क्वेश्चन में चलते चलते सॉल्यूशन करते करते एक्स और वाई ही खत्म हो गए और कुछ नई चीज आ गई जिस पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड हो गया, तो ऐसी कंडीशन में कह देंगे भैया वो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ गए, दोबारा दोबारा समझो, आई रिपीट, एक एक वर्ड्स का मतलब होता है, इस पर मनन करा करो, है ना। लेक्चर खत्म होने के बाद इन पर मैथमेटिक्स को विजुलाइज करने की कोशिश किया करो, तब आप और अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे से बेहतर आपको खुद सिखा सकते हो, खुद से बेहतर तुमको कोई नहीं सिखा सकता, ना मैं ना भगवान, ठीक है। अपने आप को तुम जानते हो, तुम अपने आप से कैसे सेटिस्फाई होगे, अपने माइंड को कैसे समझा पाओगे, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपने आप पे मनन क्या करा करो, अपने आप को समझाने का प्रयास किया करो, ठीक है, एक बच्चे की तरह से, ठीक है। यहाँ देखो हमने यहाँ पे कोई फंक्शन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, हमें चेक करना है बेटा वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम x और y टेंड्स टू 0 0 लगाएंगे, ठीक है। उसको जब सॉल्व करते जाएंगे तो सॉल्यूशन करने के दौरान अगर देखो लिमिट हम लगा रहे हैं x और y की, क्योंकि यहाँ से एक चीज पल्ले पड़ रही है, इस पूरे क्वेश्चन पर प्रभाव डालेगी लिमिट, और वो लिमिट काय में लगेगी, x और y में। अगर x और y खत्म है गई तो लिमिट का कर लेगी हम भट्टी की भूसी, कुछ कर लेगी लिमिट, नहीं कर पाएगी। तो भैया अगर ऐसा हो गया कि x और y खत्म है गए, ठीक है, x और y का कोई रोल ही नहीं रहा यहाँ पे, तो भैया ऐसे फंक्शन को हम कह देंगे बेटा वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अब ये खत्म कैसे होते हैं, वो खत्म करने के लिए यहाँ पे बीच में एक अड़ंगा आता है, उसे बोलते हैं पाथ। पाथ डालेंगे हम अभी तरफ से, जानबूझ के डालेंगे, जानबूझ के देखते हैं चेक करने के लिए क्या इतना मजबूत फंक्शन है कि एक्स और वाई को खो देगा कि अपने पास के नहीं खोएगा, इसीलिए हम ये पाथ डालते हैं, समझ रहे हो, इसीलिए हम ये पाथ डालते हैं। अब देखो प्रैक्टिकली एग्जांपल समझाता हूँ बड़े प्यार से। देखो आप लोग गए कोचिंग में पढ़ने के लिए, ठीक है, अब आपके गुरुजी हैं, आपके गुरुजी ने क्या कहा भैया कि वहाँ सामने गर्ल्स की क्लास है,
वहाँ पे जाओ और एक चक्कर काट के आओ, फीलिंग करना, प्रैक्टिकली विजुलाइज करवा दूंगा। तो आप गए भैया, सही जगह, बड़ा गुरुजी ने कहा कि अरे भाई गर्ल्स की क्लास में जाने का मौका है, तो वहाँ आप गर्ल्स की क्लास में गए और वहाँ पे पहुँच गए और गर्ल्स को देख के भैया एक्शन में आ गए, भाई बाल काटने लग गए, सेंट लगा उठे, मजा आ गया, यानी कि आपका जो साध्य है वो बिगड़ गया। गुरुजी ने आपकी परीक्षा ली थी कि देखते हैं कि क्या ये बंदा वहां से घूम कर सही सलामत वापस आएगा कि अपना सब कुछ खोआएगा, कि अपना साध्य बिगाड़ आएगा पूरा। तो ये चीज यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पाथ से होकर के गुजारेंगे। अगर वो भैया पाथ से होकर जाने के बावजूद भी अगर उसमें एक्स्ट्रा लौट करके वापस मिल रहे हैं, तो समझ लो भैया बंदा मजबूत है, सख्त लौंडा है। अगर कोई लड़का लड़कियों के बीच में रह कर के वापस सही सलामत आ जाता है अपने उन्हीं इमोशंस के साथ, तो समझ जाना भैया सख्त लड़का है वो। उसके उसकी लाइफ में कोई अड़चन नहीं आ सकती है। ये लाइफ है हमारी, बीच में बहुत से पत्थर आते हैं, उसकी लाइफ में कोई पत्थर नहीं आ सकता। वो साइड से हट के निकल जाएगा, बेशक पत्थरों के बीच में होकर निकलना पड़े, लेकिन उसके साथ उसका जो कहा वो टस से मस नहीं होगा। समझ गए, ऐसे ही खेल यहाँ पे है। यहाँ पे हम भैया पास से होकर के गुजारेंगे। अगर इस पास से होकर के गुजरने के दौरान एक्स और वाई हमारे खत्म है गए, तो समझ लेना भैया ये सवाल का साध्य बेकार है, तो ये कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर इसको पास से गुजारने के दौरान इसमें एक्स और वाई बच जाते हैं, तो हम कह देंगे भैया चीज़ डिफरेंशिएबल है, बड़ा मजबूत चीज़ है ये। देखो अब कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो चलो बड़ा प्यार से अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फुल एचडी की फीलिंग करते हैं। देखिए कि वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बड़ा ही जोरदार, बड़ा धैर्य के साथ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, if fz is equals to x क्यू इंटू y माइनस का आई एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है z इज नॉट इक्वल टू 0, f 0 का वैल्यू आपको 0 दिया है ना, ये चीज़ सही है। हमें प्रूफ करके क्या लिखा है, देखो प्रूफ दैट एफ जेड माइनस का एफ 0 अपॉन जेड टेंड्स टू 0 इज 0 अलॉन्ग एनी रेडियस वेक्टर। इसमें हमसे कह रहा है कि एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड का जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है। ठीक है, हमसे ये कह रहा है अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, हमें ये चीज सिद्ध करके लेके आनी है। ठीक है, बट z टेंड्स टू 0 इज नॉट एनी मैनर। ठीक है, एनी मैनर, देखो हवाल जी मैंने बात की वो चीज निकल के आ गई। हमसे क्या कह रहा है, देखो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे एफ जेड बराबर क्या दिया हुआ है हमें, एक्स की पावर 3y। ठीक है, y माइनस का आई एक्स अपॉन दिया हुआ है एक्स की पावर 6 प्लस का वाई स्क्वायर, है ना। एफ 0 की जो वैल्यू है वो 0 दी हुई है, हमें सिद्ध करके लेकर के आना है क्या कि एफ जेड माइनस का एफ 0 अपॉन जेड। पहली बात कह रहा है वो क्या कि इसका जो वैल्यू है वो 0 आना चाहिए, z टेंड्स टू 0 अलोंग एनी रेडियस वेक्टर। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। इसका जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए अलोंग एनी रेडियस वेक्टर। ठीक है, अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, पहली चीज ये कह रहा है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, बट हमें हमें एक रास्ता निकालना है क्या, बट एज बट नॉट एज z टेंड्स टू 0 इन एनी मैनर, इन एनी मैनर। पल्ले पड़ा, देखो मैं जो कई बुरी बात नहीं निकल के आ गई। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो भैया कि क्या, पहली चीज तो ये कि भैया z बराबर 0 पर ये चीज 0 आ रही है। ठीक है, और दूसरी चीज कहा कि z बराबर 0 पर ये चीज 0 नहीं आ रही है, बट नॉट एज z टेंड्स टू 0 इन एनी मैनर। लेकिन हमें क्या सिद्ध करके लेके आना है कि z बराबर 0 पर 0 आ रही है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता बताओ, क्या कोई मैनर बताओ, मैनर माने रास्ता। ठीक है, ऐसा रास्ता बताओ जिस पर ये चीज z टेंड्स टू 0 पर ये चीज 0 नहीं आ रही है। पल्ले पड़ा। अब आइए करते हैं काम शुरू, मजा आएगा। देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन क्या हुआ हमें, गिवन है यहाँ पे एफ जेड बराबर, लिख लेंगे यहाँ पे एक्स क्यू वाई माइनस का आयोटा एक्स अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए एफ जेड बराबर यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले वो लिख देते हैं कंडीशन क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज लिखते हैं सबसे पहले एफ जेड माइनस का एफ 0 अपॉन जेड, लिमिट लगानी है यहाँ पे हमें z टेंड्स टू 0, इसको लेते हैं हम a के बराबर। कहानी डन है, देखिएगा लिमिट z टेंड्स टू 0। ठीक है, एफ जेड की वैल्यू कहाँ, ये रही पूरी एक्स क्यू वाई और y माइनस का आयोटा एक्स। ठीक है, अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस एफ 0 का वैल्यू 0 है और z का वैल्यू आप सभी जानते हो x प्लस आई वाई होता है। ठीक है, तो चलो भैया पहला हमारा काम है इस चीज को 0 दिखाना। देखो 0 आएगी वो चीज, देखो आएगी 0। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक बार लेता हूँ मैं x एक्सिस के, एक बार लेता हूँ y एक्सिस के। ठीक है, रुक रुक के लेंगे नंबर बाई नंबर। देख रहे हो यहाँ पे z टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है,
एक्स और वाई ट्रेंड्स टू दोनों के जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्स और वाई पे हमें जीरो दिखाना है। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या काम है, जीरो दिखाना। कह रहा है हमें किसी भी रास्ते से हमें जीरो चाहिए। तो देखो हम दो रास्ते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक्स और वाई, और दोनों को एक संग तो रख नहीं सकते हैं, बारी बारी से रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले नंबर 1 अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले हम चल रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहीं पे देख लो डायरेक्टली 0 0 0 0 0, कहानी खत्म, तो ये आ जाएगा 0। सेकंड नंबर चलते हैं अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ रखेंगे देखो y बराबर 0, तो 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे y बराबर 0, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। जब किसी चीज़ में हम 0 में किसी का डिवाइड देंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी कि दो रास्ते थे हमारे पास, हम दोनों पे 0 लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा रास्ता हमसे ये कह रहा है कि भैया अब तीसरा रास्ता क्या कह रहा है, मैंने कहा बताई, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है कि ये जो लिमिट आ रही है वो z टेंड्स टू 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू 0 ना आए। भैया अब यहाँ पे यूज होगा पाथ का, पल्ले पड़ी कहानी। यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या पुट करने वाले हैं, पाथ पुट करने वाले। ठीक है, अब देखो वो कैसे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे x प्लस आई टबा है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे हमेशा ये वाला पार्ट उठाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसकी पावर का रेशियो लो साइड से, 6 रेशियो दो, काटो इसको, 2 3 6, 2 1 2। ठीक है, कितना रेशियो आया, 3:1। ठीक है, 3 जो है वो x की आया है और y का कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब देखो इसकी शक्ल आनी चाहिए इस टाइप की, y बराबर mx टाइप की। ठीक है, अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, x की पावर 3 करनी है और y की पावर 1 करनी है, रखो यहाँ पे y बराबर mx3। ठीक, ऐसे करके पाथ लेंगे। अगर यहाँ पे होता 4:2 तो 2:1 आता, यानी कि x की पावर लेते 2, यानी कि y बराबर mx²। पल्ले पड़ रही है कहानी, यहाँ ले जाके रख देंगे तो फटाफट रखो। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम हो गया है, बारिश का माहौल बन रहा है, तो ठीक है भैया, देखिए बारिश आ चुकी है, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी नोटबुक पर। यहाँ पे आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा कि हम पाथ से करने के वाले हैं। दोबारा समझ लो, हमने वो पाथ इसलिए रखा है ताकि भैया हम सिद्ध कर सकें कि z टेंड्स टू 0 पर 0 ना होकर के कुछ और भी लिमिट आ सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं रखने जा रहा हूँ देखो पाथ को। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने x और y के लिए दिखा दिया। देख सकते हो यहाँ पे आप लोग अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस a बराबर 0, a बराबर 0। अब मैं बात करता हूँ भैया, जब हम पाथ रखेंगे y बराबर mx3 तब क्या होगा, तो गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा a बराबर लिमिट x टेंड टू 0 है, मैंने पाथ रख दिया, तो mx3 माइनस का ix अपॉन x की पावर 6 प्लस m स्क्वायर x की पावर 6 एंड x प्लस आई एम एक्स क्यू। मैंने भैया यहाँ से देखिए x की पावर 6 हो गया, ऊपर देखो x क्यू मिल के x की पावर 6 हो गया, फिर मैंने अंदर से एक x और कॉमन ले लिया जिससे हमारा x इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब देखो भैया बचा क्या है, एम एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन 1/1 प्लस एम स्क्वायर और 1/i एम एक्स स्क्वायर। तो भैया आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं x बराबर 0 डाल दूंगा, तो भैया ये जो फंक्शन है देखो यहाँ पे गौर से देखना, m 0 इंटू माइनस से क्या देगा, माइनस का एम आई देगा। ठीक है, अपॉन जब यहाँ पे भैया मैं x बराबर 0 डालूंगा, यहाँ पे देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, यानी कि ओवरऑल जो फंक्शन भैया हमारा आएगा वो m पे डिपेंड होकर के आएगा, यानी कि उसकी वैल्यू x और y टेंड्स टू 0 पर निर्भर नहीं करेगी, और जब वो x टेंड्स टू 0 और y पर निर्भर नहीं करेगी तो आंसर 0 नहीं आएगा, यानी कि m की वैल्यू डिसाइड करेगी कि किसका फंक्शन का आंसर क्या आने वाला है। यानी कि यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है भैया, ये चीज 0 तो नहीं आने वाली है, पल्ले पड़ी कहानी। ठीक है भैया, तो यहाँ से भैया ये फंक्शन निकल करके आया भैया, ये काय पे डिपेंड है, ये m पर डिपेंड है, यानी कि अब m के ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं जिसमें हम डाल देंगे तो उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो देख सकते हो भैया यहाँ पे x और y ही खत्म हो गए, अब m का रोल अदा होगा यहाँ पे। तो हमने सिद्ध कर दिया यहाँ से कि अगर लिमिट z टेंड्स टू 0 हो तो हमारे पास एक रास्ता है, एक पाथ था y बराबर mx3, जिससे x और y टेंड्स टू 0 लिमिट हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, हमारे पास m आ जाएगा, वो सब कुछ करेगा। तो m के वैल्यूज पे ये फंक्शन 0 नहीं होगा और बहुत से वैल्यूज पे 0 हो भी जाएगा। हमें सिद्ध करना था कि 0 नहीं हो कोई रास्ता है, तो वो रास्ता ये निकल करके आ गया है, पल्ले पड़ी कहानी। साथ साथ यहाँ से 2-3 चीजें और क्लियर हो रही हैं फुल HD क्वालिटी में। देख सकते हैं भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे प्रूव कराया था, क्या उसे गौर से देखो भैया, क्या वो डिफरेंशियल वाली कंडीशन नहीं थी ना, तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन निकल करके आ गई, ये चीज m पे डिपेंड कर रही है, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और भैया जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो वो एनालिटिक भी नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिक का मतलब ही डिफरेंशिएबल होता है। पल्ले पड़ी कहानी, मजा आया, फीलिंग आ रही है, बेशक बारिश हो रही है लेकिन सवालों में फीलिंग पूरी आएगी। ठीक है, तो भाई फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। तो भैया देखिए अगले क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ बीच में लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेते। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि क्वेश्चन की शक्ल डेंजर है, CR कंडीशन के लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हो तो ये जर्नल पार्शियल डेरिवेटिव का मोस्टली जब ओरिजिन पर पूछे। देखो क्या करना है, अगर भैया कोई ऐसा सवाल है
जिसकी शकल बहुत ज्यादा डेंजर है, या कह दे आपसे कि ओरिजिन पर निकालिए, तो ये फॉर्मूला दिख रहे हैं ना सारे, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हम ओरिजिन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव जो हम सीआर इक्वेशन में लगाएंगे वो हम इन फॉर्मूलों की सहायता से निकालते हैं, इनको अच्छे से रट लेना। लेकिन यहीं पे इसी के साथ साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, वो देखो बात क्या है। हम भैया यहाँ से जो पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, हम एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या चेक करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए। तो याद रखना, यहाँ से जो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ये एनालिटिक फंक्शन की सफिशिएंट कंडीशन में यूज नहीं होंगे। उस कंडीशन को चेक करने के लिए भैया आपको बेशक क्वेश्चन कितना ही डेंजर हो, आपको डेंजर ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तब आप उसमें चेक करोगे किसी पॉइंट पर ये डिफाइन है या अनडिफाइन है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब भैया एनालिटिक के लिए पूछेगा तो भैया आप ओरिजिनल वाले फॉर्मूले में जो पार्शियल डेरिवेटिव निकल कर आएगा आप उससे चेक नहीं कर सकते हो कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। उसके लिए बेशक शकल डेंजर हो, हम वहीं से निकालेंगे, हल्का सा निकाल के मालूम पड़ जाएगा, अगर बट्टे में कुछ आएगा तो कि ये डिफाइन होगा कि अनडिफाइन होगा। ये तो केवल हमने अपनी सुविधा के लिए कर लिया है कि ओरिजिन पर अगर पूछेगा सवाल कठिन है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन भैया कंटिन्यूटी के लिए ऐसा काम नहीं होगा। पल्ले पड़ी, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए भैया हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन u प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एफ जेड। एफ जेड बराबर है हमारा एक्स क्यू वन प्लस आयोटा माइनस का वाई क्यू वन माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ जेड बराबर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, हमें भैया सिद्ध करके लेकर के आना है कि ये फंक्शन दिया हुआ है बेटा, ये कंटिन्यूस है और इसमें सी आर इक्वेशन होल्ड कर रही है एट द ओरिजिन। देख रहे हो यहाँ पे खुद कह के कह रहा है कि एट द ओरिजिन, तो भैया पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए अभी मैंने ऊपर जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं यही यूज करेंगे। पल्ले पड़ गई कहानी, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करता है, देखिएगा। तो भैया जरा गौर से समझना, मैं कहता आ रहा हूं अगर क्वेश्चन में अलग से पूछे कि जो कंटिन्यूस है कि नहीं है वो चेक करना है, उसके लिए क्या करेंगे, हम यू और वी की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या यू और वी अलजेब्रिक है या नहीं है, तब मालूम पड़ेगा। ध्यान रखना भैया। और अगर यही चीज हमें एनालिटिक फंक्शन की सफिशिएंट कंडीशन के रूप में निकालनी होती कंटिन्यूस है, तो हम चेक करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है कि नहीं है। समझ लेना, अगर क्वेश्चन में अलग से कह रहा है तो यू और वी को चेक करेंगे, अगर एनालिटिक पूछा हुआ है उसकी सफिशिएंट कंडीशन में कंटिन्यूस निकालना है हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव से करेंगे। पल्ले पड़ा, अब देखिए क्या करेंगे। तो देखिए भैया सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंटिन्यूटी के बारे में। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इसको अलग अलग इमेजिनरी और रियल पार्ट में तोड़ लिया। यू का वैल्यू ये आया और वी का वैल्यू ये आया। भैया यहाँ पे एक लाइन थोड़ी सी मेरे से गलत लिख गई है, यहाँ पे इस लाइन को कृपया करके नेगलेक्ट कीजिएगा, इस लाइन को काट दीजिए। इट्स क्लियरली दैट फंक्शन इज अलजेब्रिक सो इट्स कंटिन्यूस एवरीवेयर। भैया कृपया करके इस लाइन को काट दें, ये लाइन गलत लिखी हुई है। ठीक है भैया, तो देखो आओ हम चेक करते हैं कि ये क्या कंटिन्यूस है कि नहीं है। क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, बुक के एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन गलत है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यू और वी में अगर मैं भैया 0 0 पुट करूं तो आप देख सकते हो इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिस पर भैया यू और वी जो का डिफाइन नहीं होंगे। मैंने कहा कही एल्जेब्रिक वही माना जाएगा जिसमें भैया अनडिफाइन वाली कंडीशन ना मिला। लेकिन आप चेक कर लो, अगर ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, अगर ओरिजिन यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 अगर मैं रखूंगा तो यू और वी दोनों के दोनों ही अनडिफाइन आएंगे, इन्फिनिट आएंगे। तो भैया यानी कि एक बात तो तय है कि यू और वी आपके ओरिजिन पर कंटिन्यूस नहीं है, और कहीं हो सकते हैं, लेकिन ओरिजिन हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर यू और वी आपका कंटिन्यूस नहीं है। पल्ले पड़ी कहानी, पल्ले पड़ गई। अब बात करते हैं हम सीआर कंडीशन के बारे में। देखो सीआर कंडीशन ओरिजिन के लिए देखो मैंने ऑल पीछे बताई, सेम टू सेम वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या आंसर आता है, देखिएगा। तो लो भैया यहाँ से देखो सीआर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, लिखा हुआ यहाँ पे हैंस सीआर सेटिस्फाई, हैंस सीआर कंडीशन सेटिस्फाई एट द ओरिजिन। पल्ले पड़ गया, देखो डेल यू ओवर डेल बराबर आ रहा है हमारा डेल वी ओवर डेल वाई के, और डेल यू ओवर डेल वाई बराबर आ रहा है माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स के। पल्ले पड़ गई कहानी, समझ में आया। तो भैया यहाँ से एक चीज निकल करके आई कि जो हमारा फंक्शन है वो ओरिजिन पर कंटिन्यूस नहीं है और सब जगह है। शायद तुमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन में ये लिखा था हमें सिद्ध करना है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, और हमें ये दिखाना है कि सीआर कंडीशन ओरिजिन पे होल्ड हो रही है। ये थोड़ी कहा है भैया कि कंटिन्यूस दिखाओ ओरिजिन पे, नहीं, हमसे केवल कंटिन्यूस की पूछी थी, केवल फंक्शन की पूछी थी कंटिन्यूस है या नहीं है। ओरिजिन पे हमसे सीआर कंडीशन पूछी थी, तो भैया देखो हमें यहाँ पे ओरिजिन पे सीआर कंडीशन दिखा दी है, और फंक्शन हमारा ओरिजिन पर कंटिन्यूस नहीं है लेकिन बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे लिखोगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट ओरिजिन, ओरिजिन पर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर सीआर जो कंडीशन है भैया वो ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इतना तो हमसे पूछा था। अब थोड़ा मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना, क्या भैया ये फंक्शन आपका एनालिटिक होगा? अरे ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया देखो यहाँ पर सीआर कंडीशन तो होल्ड हो रही है, और हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है वो तो होल्ड हो रही है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है। मालूम है क्यों?
सफिशिएंट कंडीशन का कहते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए। अब यहाँ पे चेक करने मत बैठे ना, मैंने कहा कि ओरिजिन के जो पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे हम उनसे चेक नहीं करेंगे, यू और वी का अलग से करके देखेंगे, ओरिजिन के लिए नहीं देखेंगे हम। तो अगर तुम देखोगे तो यू की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के टर्म में है। जब आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो और बड़ा चढ़ाकर आएगा और न्यूमिनेटर डोमिनेटर की टाइप में ही फॉर्मेट आएगी। तो वहाँ पे एक्स और वाई बराबर जीरो डाल देना भैया, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यानी कि उसकी जो डेरिवेटिव है वो यूनिक नहीं है, इसीलिए भैया ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ये चीज़ मैंने अपनी तरफ से आपकी बुद्धि को तीव्र करने के लिए पूछवाई थी, क्या ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक समझ में आया, पल्ले पड़ी कहानी। आइए बढ़ते हैं कुछ बुक के और क्वेश्चंस की और भैया जो आपको स्वयं करना है। ठीक है, देखो कैसे करके लेके आना है आप लोगों को। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भैया, वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिएगा, देखिए भैया आपकी बुक की एक्सरसाइज 2 स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द एनालिटिक फंक्शन विद एग्जांपल। कर दोगे, मैंने कराया है। बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इफ एफ जेड बराबर कोई फंक्शन के हमें प्रूव करना है। देखो वही कंडीशन आ गई जो मैंने हवाल क्वेश्चन नंबर पहला कराया था, याद आ रहा कुछ कुछ। हमें ये फंक्शन दिखाना है भैया कि z टेंड्स टू 0 पर ये 0 है, और हमें ये भी दिखाना है कि z टेंड्स टू 0 पर ये 0 नहीं है। क्या कोई ऐसा रास्ता है? कर लोगे देखो, हाँ कर लोगे, मैंने हवाली कराया, पाथ लेकर के कराएंगे। पल्ले पड़ा क्वेश्चन कर लोगे, करके देखना, ठीक है, आराम से हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया रूट के अंदर मॉड एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन दो द कॉची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट द पॉइंट। पल्ले पड़ा कैसे करोगे? देखो हमें पूछा क्या, हमें दिखाना है ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और लेकिन कॉची रीमान कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सफिशिएंट कंडीशन और कौन सी होती है, नेसेसरी कंडीशन। सबसे पहले हम एनालिटिक होने के लिए हम नेसेसरी कंडीशन दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे चेक करा के आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मैं बता दूं आपको, देखो सीआर इक्वेशन के सारे डेरिवेटिव के वैल्यू 0 0 0 आएंगे, तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। लेकिन इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है भैया वो होल्ड नहीं होगी, मालूम है क्यों नहीं होगी? क्या करते याद है, पार्शियल डेरिवेटिव चेक करेंगे भैया। क्या क्या करेंगे हम? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या चेक करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब देखो हमसे यहाँ से पूछा है कॉची रीमान कंडीशन हमें दिखानी है ओरिजिन पर, तो ओरिजिन के लिए जो हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव हम वहां में चेक नहीं करेंगे, हमें अलग से निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो देखो अगर मैं अलग से निकालूंगा तो देखो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स डेरिवेटिव होता है। फीलिंग करते रहना, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। कहानी बट्टे में आई, और बट्टे में अगर कहानी आई और मैंने वहां 0 डाला तो भैया फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए पल्ले पड़ा, तो यहाँ से निकाल लेंगे भैया जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी आ जाएगा किसी एक पॉइंट पर। पल्ले पड़ी, तो इसीलिए ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। यार कोशिश करके देखना, नहीं आए तो मैं आपको नोट्स अपने दे दूंगा और वीडियो में करा दूंगा क्वेश्चन को, पहले आप ट्राई जरूर करना घर पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट, देखो क्या लिखा है, हमें प्रूव करना है इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो डिफरेंशियल होगा, यानी कि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है भैया वो डिफरेंशिएबल हो। चले आइए इस छोटे से क्वेश्चन को मैं आपको प्रूफ करवाता हूँ एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ देखो भैया मैंने सेम वही जैसा क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, सो दैट द फंक्शन दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज नो वेयर डिफरेंशिएबल इवन दो इट इज कंटिन्यूअस इन सी। देख रहे हो मैंने ये क्वेश्चन बहुत कराए हैं ऐसे आप लोगों को, हमें दिखाना है कि कोई फंक्शन है उसका जो रियल पार्ट है वो कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन वो कंटिन्यूअस होगा। तो देख रहे हो फंक्शन एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है। तो भैया उसका जो आई वी है वो इमेजिनरी पार्ट है और यू आपका रियल पार्ट है, मैंने यहाँ पर उठा लिया, ठीक है। देखो मैंने उठा लिया यहाँ पे, देखो यू प्लस आई वी बराबर आपका जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो क्या होता है, एक्स प्लस आई ऑफ आई। तो यहाँ से मैंने एक्स उठा लिया, यानी कि यू बराबर एक्स आया, वी बराबर 0 आया। देखो डिफरेंशियल के लिए चेक करने जा रहा हूँ मैं, देखो डिफरेंशियल क्या करते हैं हम, क्या करते हैं भाई फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ कुछ, वही वाला फॉर्मूला लेके चेक करेंगे। देखो चेक करने लगे हम, देखो यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, ठीक। अब आगे चल के भैया इसमें हम पाथ डालेंगे, देखो पाथ देखते हैं चेक करने के लिए क्या ये दमदार है, कट्टर है कि नहीं है, देखो चेक करते हैं। तो देखिए भैया हमने इसके लिए परीक्षा हमने डाला इसमें पाथ y बराबर एम एक्स, मुझे कैसे मालूम पड़ी, देख सकते हो नीचे x और y की डिग्री 1 1 है, y बराबर एम एक्स जैसी शकल आती है तो y की डिग्री 1 m की डिग्री 1, पल्ले पड़ेगी कहानी। तो भैया मैंने इसको पाथ से गुजारा, बीच में अड़ंगा डाला। अब देखते हैं क्या इस सवाल का साथ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। अरे यार बिगड़ गया साथ, तो देख सकते हो इसमें से भैया एंड में चल करके x और y खत्म हो गए। तो देख सकते हैं साफ साफ जो फंक्शन एम पे डिपेंड है, मैंने कहा अगर फंक्शन एम पे डिपेंड है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देख सकते हो यहाँ पे, यार इट्स क्लियरली दैट फंक्शन इट डिपेंड्स ऑन m सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस की, देख रहे हो इसमें अलग से कंटिन्यूअस पूछा, एनालिटिक का कोई जिक्र नहीं है, अलग से कंटिन्यूअस पूछा है। तो अगले क्या करेंगे, पहुंचो फटाफट यू और वी की वैल्यू के पास, चेक करो क्या वो अलजेब्रिक है। तो देखो भैया दिख रहा होगा यू बराबर एक्स विच इज अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक कैसे, दोबारा सुन लो, ऐसे फंक्शन भैया अलजेब्रिक माना जाएगा जब उसमें हम कोई भी पॉइंट डालें वो इन्फिनिटी ना आए। तो देख सकते हो भैया यहाँ पे हम कुछ भी डाल देंगे, यू की वैल्यू जो का डिफाइन होगी, इन्फिनिटी नहीं आएगी। तो भैया ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो यहाँ से ये बात प्रूव हो रही है कि भैया अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। भैया हैंस प्रूव्ड, कहानी समझ में आई। तो यार बस आज की छोटी सी वीडियो बस यही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, बारिश होने के कारण कुछ असुविधाएं हुई
उसके लिए लेकिन मैं तब भी बखूबी प्रयास किया कि आप लोगों को पक्का से पक्का समझ में आया, इसकी क्लास कैंसिल ना हो यार, ठीक है। अगर दिल से कुछ क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर मज़ा आया हो ना, एक वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट ज़रूर करके जाना और अपने फेवरेट दोस्त को, अपने जो जिगरी यार है ना, उसको ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। तो यार बस मिलते हैं कल ना सेम टाइम एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड के बाय, टेक केयर।